नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित लड़ाई का विश्लेषण कर रहे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, जो महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। बिल्कुल। और ये सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं था, ये तो स्वाभिमान और सत्ता की एक यादगार कहानी है। सही कहा। इस चर्चा के लिए हमने एक मकसद है कि इसके मुख्य घटनाक्रम, कारण और महाराणा प्रताप की वो क्या कहते हैं, अदम्य भावना को समझें। जिसने उन्हें इतिहास में इतना खास बना दिया। सोचिए जरा, 18 जून 1576, हल्दी घाटी का वो तंग रास्ता। एक तरफ अकबर की 10,000 से भी ज्यादा की सेना, विशाल सेना थी वो तो। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के साथ सिर्फ 3,000 घुड़सवार और कुछ भील तीरंदाज। कैसे लड़ा गया होगा यह अविश्वसनीय युद्ध? चलिए इसी को समझते हैं आज। इसकी शुरुआत तो अकबर की विस्तारवादी नीति से हुई थी, है ना? और बिल्कुल, ज्यादातर राजपूत राज्य अधीन हो चुके थे, पर मेवाड़ राणा उदय सिंह के होते हुए झुकने को तैयार नहीं था। और चित्तौड़गढ़ पर जब मुगलों का कब्जा हुआ, वो तो बहुत ही भयानक था। हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। हाँ, वो एक दुखद घटना थी। फिर राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई और उनके बाद प्रताप गद्दी पर बैठे। हालांकि उनके पिता तो जगमाल को राजा बनाना चाहते थे। अच्छा, पिता की इच्छा के विरुद्ध? हाँ, पर मेवाड़ के सरदारों और लोगों ने प्रताप को चुना। गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ, लेकिन हालत बहुत खराब थी मेवाड़ की। खजाना खाली था। और ऐसी मुश्किल हालात में प्रताप ने वो मशहूर प्रतिज्ञा ली। हाँ, कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होता, न महलों में रहेंगे, न पलंग पर सोएंगे, न सोने चांदी के बर्तनों में खाएंगे। इस प्रतिज्ञा ने वाकई सरदारों में एक नया जोश भर दिया होगा। यकीनन। अच्छा, फिर अकबर ने कूटनीति से भी कोशिश की, दूत वगैरह भेजे। हाँ, कई दूत भेजे। जलाल खां, टोडरमल और मानसिंह भी गए थे, पर प्रताप ने अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया। और वो मानसिंह वाला किस्सा, कहते हैं प्रताप ने उनके साथ खाना खाने से मना कर दिया था। हाँ, ये बात काफी कही जाती है कि तुर्क से रिश्तेदारी का हवाला दिया। अब असल कारण जो भी हो, मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा और शायद इसी से अकबर को युद्ध का एक और बहाना मिल गया। तो फिर शुरू हुई हल्दी घाटी की तैयारी। सेनाओं में तो भारी अंतर था। बहुत ज्यादा। मुगल 10,000 से ज्यादा, मेवाड़ी मुश्किल से 3,000। प्रताप की रणनीति थी कि हल्दी घाटी के तंग दर्रे में लड़ा जाए। बिल्कुल, ताकि बड़ी मुगल सेना का संख्याबल उतना काम ना आए। और प्रताप के साथ हकीम खां सूर जैसे योद्धा थे और भीलों का साथ था जो तीरंदाजी में माहिर थे। और विडंबना देखिए, प्रताप के अपने भाई जगमाल और शक्ति सिंह वो अकबर की तरफ थे। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो युद्ध शुरू हुआ। कहते हैं मेवाड़ी सेना ने शुरू में जबरदस्त हमला किया, बिजली की तरह। मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी शुरू में, लेकिन फिर मुगल बंदूकची और उनकी जो रिजर्व फोर्स थी वो सामने आई। उससे स्थिति संभलने लगी। और हाथियों की लड़ाई भी हुई थी। हाँ, भीषण युद्ध हुआ हाथियों का। मेवाड़ का लूना था और राम प्रसाद ने तो गजब की बहादुरी दिखाई। बाद में वो पकड़ा गया, पर कहते हैं उसने दुश्मन का अन्न जल नहीं लिया और प्राण त्याग दिए। ओह। अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रखा था। और इसी बीच महाराणा प्रताप अपने चेतक पर सवार होकर मानसिंह के हाथी तक पहुंच गए। हाँ, वो दृश्य तो कमाल का रहा होगा। प्रताप ने भाले से वार किया, महावत मारा गया, पर मानसिंह हौदे में नीचे झुककर बच गया। लेकिन तभी हाथी की सूंड में जो तलवारें बंधी थी, उनमें से एक से चेतक का पिछला पैर बुरी तरह घायल हो गया। उफ, तो युद्ध का पासा पलटने लगा। हाँ, और उसी समय मेहतर खां ने मुगल सेना में ये झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद आ रहे। इससे मुगल सेना का हौसला बढ़ गया। और चेतक घायल था। हाँ, दबाव बढ़ता देख सरदारों ने प्रताप को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर जाने के लिए मना लिया। उनकी जान बचाने के लिए। बिल्कुल। और तब झाला मानसिंह, उन्होंने प्रताप का छत्र और राजसी चिन्ह धारण कर लिए और लड़ते रहे, ताकि मुगल सेना उन्हें ही प्रताप समझे। हाँ, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। बिल्कुल वैसे ही जैसे खानवा के युद्ध में झाला अज्जा ने राणा सांगा के लिए किया था। अद्भुत बलिदान। और चेतक घायल होने के बावजूद वो प्रताप को लेकर भागा। कहते हैं एक बड़ा बरसाती नाला था रास्ते में, उसे वो एक छलांग में पार कर गया। अविश्वसनीय। और प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्रताप का विलाप और चेतक का स्मारक, ये कहानी आज भी सुनाई जाती है। उधर अकबर बहुत नाराज हुआ होगा मानसिंह से कि प्रताप हाथ नहीं आया। हाँ, मानसिंह और आसफ खान दोनों से ही नाराजगी जताई थी। लेकिन हल्दी घाटी के बाद लड़ाई खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से शुरुआत थी। प्रताप ने अपनी रणनीति बदली, छापामार युद्ध शुरू किया, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर। भीलों की मदद से। हाँ, भीलों के सहयोग से मुगल चौकियों पर अचानक हमले करना, रसद गाड़ देना, इससे मुगल सेना का मनोबल टूटने लगा। और फिर आया दिवेर का युद्ध 1582 में। हाँ, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। इससे पहले भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी प्रताप को। अच्छा, तो उससे सेना फिर से खड़ी हुई। बिल्कुल। और दिवेर में प्रताप को एक निर्णायक जीत मिली। उनके बेटे अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान को मार गिराया। और वो किस्सा भी मशहूर है कि प्रताप ने बहलोल खां को घोड़े समेत 2 टुकड़ों में चीर दिया था। हाँ, ये बात भी कही जाती है। और कहते हैं कि लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दिवेर के बाद कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर, कई बड़े इलाके वापस मेवाड़ के नियंत्रण में आ गए। कमाल है। मतलब हल्दी घाटी के बाद भी संघर्ष जारी रहा और सफलता भी मिली। हाँ, प्रताप ने फिर चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया।
अकबर का ध्यान दूसरी तरफ मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा पर ज्यादा चला गया तो प्रताप ने मेवाड़ का लगभग सारा खोया हुआ हिस्सा वापस जीत लिया, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर। और फिर 1597 में उनका ध्यान हो गया। हाँ, शिकार के दौरान कोई चोट लगी थी, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसी से उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं जब लाहौर में अकबर को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, ये जिक्र मिलता है। और दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने लिखा भी था कि प्रताप ही था जिसने अपना घोड़ा दगवाया नहीं, अपनी पगड़ी किसी के सामने झुकाई नहीं और आखिर में वो जीत गया, एक तरह से नैतिक जीत। तो अंत में सोचने वाली बात यही है कि हल्दी घाटी और उसके बाद के संघर्षों को क्या सिर्फ जीत हार के सैन्य पैमाने पर देखना चाहिए, या ये कहानी कुछ और है? हाँ, मतलब क्या ये उस अटूट संकल्प, उस स्वाभिमान और आजादी की उस भावना की कहानी है जो किसी को अपने दुश्मन की नजर में भी सम्मान दिला दे और आने वाली पीढ़ियों